जय हिंद बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वीना शर्मा काफी समय बाद नया वीडियो लेकर आ रही हूँ। व्यस्तता इतनी अधिक थी कि चाह कर भी वीडियो तैयार नहीं कर पाई। अब हम लेकर आए हैं ग्रेड 12 के लिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया ये पाठ है। संविधान को लिखने वाली भीमराव अंबेडकर से आप सभी परिचित हैं। उन्होंने जीवन में अपने जो भी भेदभाव जातिगत आधार पर सहे, उन भेदभावों के आधार पर समाज का एक नया रूप दिखाई दिया, जहां पर श्रम और श्रमिक को जाति के आधार पर बांट दिया गया। आज हम इन्हीं विचारों को पुष्टता प्रदान करते हुए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हम पाठ की ओर चलते हैं। हम सार प्रस्तुत करेंगे, सार के माध्यम से आपको समझाएंगे और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस युग में कुछ लोग जातिवाद के समर्थक माने जाते हैं और कुछ लोग जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानताओं का विरोध करते हैं। हम कुछ भी कहें, जाति का आरक्षण या आरक्षण की समस्या हम हिंदुस्तानी बहुत समय से देखते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो किया, जिसने सहा, ना करने वाला बचा ना सहने वाला बचा। लेकिन कहते हैं घटनाएं अपना प्रमाण दूर तक ले जाती हैं, उनके निशान बहुत दूर तक चलते हैं। यहाँ पर हमारे अतीत में जो जातिगत भेदभाव किया गया, उसके बारे में ही आप देखेंगे कि समय के साथ में कितने विरोधाभास, कितनी मुश्किलें और कितनी चीजें समाज को बांट देती हैं। चैप्टर शुरू करते हैं। कुछ लोग तो जातिवाद का समर्थक होते हैं, वो समर्थन करते हैं। वे मानते हैं कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन आवश्यक है। काम बांट दिया जाए, काम के आधार पर जाति भी बांट दिया जाए। परंतु इसमें आपत्ति इस बात पर है, श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करता है और इन वर्गों के आधार पर एक दूसरे को ऊंचा या नीचा हम करार कर देते हैं। मनुस्मृति में जातियों के आधार पर नहीं बांटा गया था। कहा गया कि जो लोग शिक्षा दे सकते हैं वो ब्राह्मण वर्ग में चले जाएंगे, जो व्यापार कर सकते हैं वो वैश्य में, जो स्वस्थ है, बलिष्ठ है, वो सुरक्षा कर सकते हैं वो क्षत्रिय वर्ग में, और जिसके पास कोई भी स्किल नहीं होता, कुछ लोग समाज में आप देखते होंगे जिनके पास बहुत कुछ दूसरों को देने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ मेहनत मजदूरी करते हैं। और उस समाज ने ये तय किया, उन लोगों ने ये तय किया कि हम तीनों जो वर्ग हैं उनकी हम सेवा करेंगे। लेकिन वहां पर वो चौथा वर्ग जाति से नीच नहीं था, उसको जाति से निम्न नहीं माना गया, उसको उतना ही सम्मान प्राप्त था जितना कि और लोगों को सम्मान मिलता था। तो जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने के योग्य बनाएं। अगर हम जाति के आधार पर बंटवारा करेंगे तो जरूरी नहीं है हमें उस काम में रुचि हो, हम उस काम को करना चाहें, लेकिन हम जिस काम को करना चाहते हैं उस कार्य को करने की आजादी हमें होनी चाहिए। इसके विपरीत जाति प्रथा मनुष्य को माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर करती है। ये हमारे समाज ने बंटवारा किया। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब उस मनुस्मृति में ये जिक्र नहीं था। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे के साथ बांध देने की दोषी है और इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाए तो लोग भूखों मरने लगते हैं। हिंदू समाज में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या सामने आ जाती है। माता पिता जिस काम को करते आए हैं उसी काम को करने के लिए बालक मजबूर हो जाते हैं और उस काम को करने के लिए उनकी इच्छा अनिच्छा उन्हें कई बार बेरोजगारी के रास्ते पर भी लाकर खड़ा कर देती है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता। इसका आधार व्यक्तिगत रुचि न होकर पूर्व में जो हमारा चल रहा है लेखा जोखा, उसी के आधार पर होता है। परिणाम स्वरूप लोग विवशता के साथ अरुचिपूर्ण काम करते हैं। जो लोग नहीं चाहते उस काम को करना, मजबूरी में उनको वो काम भी करना पड़ता है। ऐसे लोग टालू मानसिकता के शिकार हो जाते हैं।
अतः उनका काम में दिल दिमाग नहीं लग पाता। अतः जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा और रुचि को दबाने के लिए भी दोषी सिद्ध होती है। लेखक की कल्पना का आदर्श समाज वह समाज है जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृता का भाव हो, भाईचारे का भाव हो। भाईचारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी जो आवश्यक परिवर्तन है, जो नीडेड परिवर्तन है, वो समाज में तुरंत ही चारों तरफ फैल जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में शामिल होना जरूरी होना चाहिए। सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सबको सामाजिक संपर्क के साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। हम साम्यवाद की ओर यहाँ एक विचारधारा रख सकते हैं कि सभी धर्मों और जातियों के लोगों को जाति के आधार पर किसी भी चीज से उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को सभी जीवन की बेसिक नीड्स को और जरूरतों को पूरा करने का अधिकार है। उनको भी अपनी रुचि के साथ अपने पेशे को अपनाने की आजादी होनी चाहिए। भाईचारा दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। और लोकतंत्र वास्तव में शासन की पद्धति ही नहीं, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या और अनुभवों के सामूहिक आदान प्रदान का नाम है। इसमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा तथा सम्मान का भाव अवश्य होना चाहिए। आवागमन, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता का विरोध कोई नहीं करता। संपत्ति रखने, जीविकोपार्जन के औजार और सामान रखने के अधिकार पर भी किसी को आपत्ति नहीं है, परंतु मनुष्य के लक्षण और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के अधिकार के लिए लोग तैयार नहीं होते। यहाँ पर कि इस बात के लिए कोई आपत्ति नहीं है कि जीविकापार्जन के लिए वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए, जीवन को चलाने के लिए औजार रखते हैं, सामान रखते हैं, इस बात से आपत्ति नहीं है। लेकिन वो उस जाति का प्रभावशाली रूप से प्रयोग कर पाए, इसका अधिकार वो उन्हें देना नहीं चाहते। इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। हम प्रभावशाली तभी बन सकते हैं जब हम फाइनेंशियली मजबूत हों, और उसके लिए हमें अपनी इच्छा का व्यापार करना होगा, तभी हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर हम कहें कि जातिगत आधार के रूप में सबल जो दावेदारी है, उसके लिए हम तैयार नहीं होते। इस स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य दास्ता में गुलामी में ही जकड़ा रहता है। दास्ता केवल कानूनी ही नहीं होती। जहाँ दूसरों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करना पड़े, वहाँ भी दास्ता होती है। हम अपनी मर्जी से जी नहीं पा रहे, हम अपने डिसीजन नहीं ले सकते, हम अपनी इच्छा से अपनी मन का काम नहीं कर सकते, ये भी गुलामी है। व्यक्तिगत तौर पर अपनी इच्छा, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा ना कर पाना भी, अपने विचारों का सम्मान ना कर पाना भी गुलामी है। और यही चीज का विरोध यहाँ पर अम्बेडकर करते हैं। जाति प्रथा में भी अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। चूंकि समाज को बांट दिया गया, जो जिस काम को करता आ रहा है, जो पैतृक उनका व्यवसाय है, वो उसी को करेगा। वो अन्य क्षेत्र में जाने के लिए ना तो समाज उसको स्वीकार करता है और ना ही उसको बढ़ने के अवसर देता है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में एक समता शब्द हमेशा विवादास्पद रहा, हमेशा विवाद का विषय रहा। समता का कहना है कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से सहूलियतें, वो सुविधाएं, वो अवसर मिलने चाहिए जिसके वो हकदार होते हैं। सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, यह तथ्य होते हुए भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी एक नियामक सिद्धांत है और मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। अगर हम कहें कि हम किस वंश से चले आ रहे हैं, अगर हम कहें समाज में हमें कितना अधिकार प्राप्त है, कितना हम प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं, और उस मनुष्य के अपने लिए किए जाने वाले जो प्रयास है वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। प्रश्न ये है कि इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु तब भी क्या समाज को उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? इसका उत्तर है, असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार करना उचित है, परंतु उसमें भी सबको अपनी अपनी क्षमता विकसित करने के पूरे अवसर देने चाहिए। लेखक ये मानते हैं कि वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर असमानता नहीं की जानी चाहिए। इसमें केवल सुविधा संपन्न लोगों को लाभ मिलेगा। वास्तव में
हमें आरक्षण, हम कहें जातिगत लाभ, हमें आर्थिक स्तर पर मिलने चाहिए, ना कि वो किस जाति से संबंध रखता है। अगर वो मान लीजिए आपने उस आरक्षित जाति से वो संबंध रखता है, निम्न जाति से संबंध रखता है, लेकिन खुदा ना खास्ता वो बहुत अच्छे इकोनॉमिकली वो बहुत अच्छे स्टेटस को मेंटेन कर रहा है, तो उसको वो लाभ जो बिना प्रयत्न के मिल रहे हैं वो नहीं मिलने चाहिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग पर्सन है, उसको ही इन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए और किसी भी आधार पर जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बात का मूल इस पाठ में दिखाई देता है। वंश और सामाजिकता के आधार पर असमान व्यवहार करना अनुचित है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि सभी सदस्यों की अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए समाज में समान अवसरों के समान व्यवहार भी होना आवश्यक है। अवसर भी समान मिलने चाहिए और व्यवहार भी समान होना चाहिए। एक राजनेता का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, परंतु उसके पास सबके बारे में जानने का, उनकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानने का अवसर नहीं होता। अतः उनके लिए व्यवहार्य सिद्धांत उपयोगी है कि वो मानवता को ध्यान में रखते हुए सबको दो वर्गों और श्रेणियों में विभाजित ना करें, उसके साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ सबके साथ समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण और श्रेणीकरण के लिए उसके लिए संभव नहीं है। अतः समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र मार्ग और उपाय है। अगर हम कहें कि राजनीतिज्ञ जानते हैं जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज को बटोरने के लिए वो जातिगत राजनीति का कार्ड खेलते हैं और जातिगत आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें लोगों को समान रूप से उठने का अवसर नहीं मिलता, समाज पक्षपात की दिशा में चला जाता है। कुछ लोग सुविधा के पात्र ना होते हुए भी सुविधा पाते हैं और कुछ लोग काबिलियत होते हुए भी पीछे रह जाते हैं। यहाँ पर इस वर्गीकरण में एक साथ एक समता वाला एक समान न्याय नहीं हो सकता, इस पर यहाँ ध्यान अवश्य दीजिएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पैराग्राफ चर्चा करूंगी तो आप पेज नंबर 153 और 154 को आप ले सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती, यहाँ से लेकर आप आगे तक देखिएगा जितना भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है। पेज नंबर 155 पे एक और पैराग्राफ है, पेज नंबर 155 पे एक और पैराग्राफ है, पेज नंबर 155 पे एक और पैराग्राफ है, उसको आप कंप्लीट कीजिएगा। अब मैं आती हूँ, सार में विशेष कुछ नहीं है ज्यादा, आपको बस इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि आरक्षण या जातिगत आधार पर भेदभाव और समाज में जो भेदभाव है उसको केंद्र बिंदु बनाकर ये चीज कही गई है। हमें व्यवसाय करने के, अपनी जीवन शैली को जीने के लिए समान रूप से अवसर मिलने चाहिए, बल्कि जाति के आधार पर या जिस वंश परंपरा को हम बढ़ा रहे हैं उसके आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप ना मानने के पीछे अंबेडकर ने क्या तर्क दिए हैं? लेखक जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप नहीं मानते क्योंकि यह विभाजन अस्वाभाविक है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा की जाती है, वह अपनी ऊर्जा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार काम नहीं कर पाता और केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ध्यान ही रखकर वो उस कार्य को करता है। व्यक्ति के जन्म से पहले ही श्रम विभाजन होना अनुचित है। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक व्यवसाय से बांध देती है और पेशा उपयुक्त है या अनुपयुक्त कैसा भी हो करने के लिए व्यक्ति मजबूर हो जाता है। संकट के समय भी पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती, भले ही उसे भूखा क्यों ना मरना पड़े। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उस पेशे में पारंगत हो, एक्सपर्ट ही क्यों ना हो या फैमिली में ही ना चला आ रहा हो, बल्कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया, तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात ऐसे परिवर्तन होते हैं कि व्यक्ति को पेशा बदलने पर मजबूर होना पड़ता है। और ऐसे में यदि जाति प्रथा पेशा न बदलने दे तो भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या का सामना अवश्य करना पड़ेगा। और भयंकर जाति प्रथा के बाद भी ऐसी बाध्यता नहीं है। आज ये हालात नहीं है। आज इस स्तर से लोग आगे बढ़ चुके हैं और पैतृक व्यवसाय त्याग कर नए पेशे में जा रहे हैं। जो लोग पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं वे या तो स्वेच्छा से हैं
या अन्य क्षेत्र की दक्षता के अभाव के कारण ही कार्य कर रहे हैं। और जो लोग उस पैतृक व्यवसाय को अपना रहे हैं, डेफिनेटली या तो वो चाहते हैं और या उनमें किसी और काम को करने का स्किल नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो उस काम को कर रहे हैं। परंतु आज हालात बदल गए हैं। आज जाति के आधार पर काम करने में दिक्कतें नहीं हैं। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद आम्बेडकर समता की एक व्यवहार सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अम्बेडकर यह मानते हैं कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक परंपरा की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता का होना संभव है। समता के व्यवहार सिद्धांत को मानने का आग्रह करते हैं और इसके पीछे लेखक का यह तर्क है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो समाज के सभी सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर, समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। राजनीतिज्ञों को भी सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए बराबर अवसर देने चाहिए। उनका तर्क है कि वंश में जन्म लेना या सामाजिक परंपरा व्यक्ति के वश में नहीं होती। उस आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम किस कुल में जन्म ले रहे हैं ये हमारे वश में नहीं है, और जो चीज हमने गलती नहीं की है उसका हर्जाना भी हमें भुगतना नहीं चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लेखक ने पूरे पाठ में जाति प्रथा की किन किन बुराइयों का वर्णन किया है। जाति प्रथा ने जो श्रम विभाजन किया है वह स्वाभाविक नहीं है। जाति प्रथा श्रमिकों में भेदभाव पैदा करती है। श्रमिकों में विभाजन के कारण ऊंच नीच का भेदभाव पैदा हो जाता है और जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन श्रमिक की रुचि पर आधारित नहीं होता, उसे मजबूरी में काम करना पड़ता है। अगला बिंदु कि श्रम विभाजन माता पिता के आधार पर गर्भ में ही तय करना जाति प्रथा की देन है। इस विभाजन में व्यक्ति की रुचि और क्षमता का ध्यान नहीं रखा जाता। जाति प्रथा व्यक्ति को सदैव के लिए एक व्यवसाय से बांध देती है, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त हो। जाति प्रथा विपरीत परिस्थितियों में व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं देती, चाहे व्यक्ति भूखा ही क्यों ना मर रहा हो। जाति प्रथा के कारण विवशता में किए गए कार्यों में व्यक्ति रुचि नहीं लेता। जाति प्रथा के कारण कुछ कार्य त्यागने योग्य हैं, घृणित माने जाते हैं, अतः लाचारी में इन कार्य को करने वाले व्यक्ति कर्म के प्रति लापरवाही बरतते हैं। उनको मजबूरी में इस काम को करना पड़ता है। मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर है, इसके विषय में लेखक का क्या मत है? लेखक कहते हैं कि मनुष्य की क्षमता 3 चीजों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। लेखक का मानना है कि मनुष्य के अपने प्रयत्न उसके अपने वश में हैं, इसीलिए उनके आधार पर किसी मनुष्य के साथ असमान व्यवहार करना अनुचित कहा जा सकता है। परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी मनुष्यों को प्रयत्न करने के समान अवसर उपलब्ध हों। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार दोनों मनुष्यों के वश में नहीं होते, वे जन्मजात होते हैं और उनके आधार पर किसी का वर्ग और किसी का कार्य निश्चित नहीं होना चाहिए और ना ही जन्म के आधार पर किसी को उत्तम या हीन मानना चाहिए। हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाति प्रथा द्वारा किया गया श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि यह श्रम का विभाजन तो करती है, किंतु यह विभाजन मानव की रुचियों और स्वेच्छा पर भी आधारित नहीं होता। यह विभाजन जन्म और जाति के आधार पर होता है और उसमें बंधन होता है, स्वेच्छा नहीं होती, अपनी इच्छा नहीं होती। सही श्रम विभाजन वही कहलाता है जिसमें मानव अपनी रुचि, क्षमता और अवसरों के लिए पूरी तरह से उसे छूट मिले, वे अपनी मर्जी से काम कर पाए। और इसलिए जाति प्रथा के आधार पर किए गए जो विभाजन है उसमें ऊंच नीच का भेदभाव भी बहुत बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप इस पाठ को बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर मैं और चर्चा कर सकती थी लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। उम्मीद है आपको सार के माध्यम से तो आप अच्छे से इसका उत्तर लिखेंगे। आप खुद आरक्षण की समस्या से आप रूबरू हैं, आप जानते हैं वर्तमान में क्या हालात हैं और कितने सालों से क्या हालात चल रहे हैं। हम चाहकर भी इस आरक्षण जातिगत भेदभाव को दूर नहीं कर पा रहे और आज हमें अपने आप में बदलाव लाना होगा। इस भेदभाव की राजनीति से ऊपर उठना होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों में आप शेयर कीजिए और बच्चों को अगर हेल्प होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।